हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी pivotrading.net से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं कोई नई स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूंगा, बल्कि जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर करी है या जिन स्ट्रैटेजीज़ पे मैं अपने एल्गोज रन करता हूं या मैनुअल ट्रेडिंग करता हूं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग पैटर्न या मेरे एल्गो ट्रेड्स मैं किस तरीके से करता हूँ, बेसिकली मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और मेरे कुछ मैनुअल ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ उसको किस तरीके से करता हूँ और उसमें किस तरीके से मेरा रिजल्ट रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ नए इंसाइट्स और कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर कोई नई स्ट्रेटेजी मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने करीब करीब 4 से 5 अलग अलग स्ट्रेटेजी रिसेंटली 1 से 2 महीने के अंदर इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करी थी। उसमें सबसे रिसेंट जो स्ट्रेटेजी थी दोस्तों वो थी शॉर्ट ऑफ स्ट्रेडल विद स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कहा था कि निफ्टी के अंदर हम 20 पॉइंट्स का एसएल लगाएंगे, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का एसएल लगाएंगे और सेंसेक्स में 60 पॉइंट्स का एसएल लगाएंगे। तो निफ्टी के अंदर मैंने ऑलरेडी इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एल्गो के थ्रू इसको रन किया। कल निफ्टी का रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो किस तरीके से एल्गो ने काम किया, कहाँ एल्गो चूक गया या कहाँ एल्गो की क्या कमी रही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के अंदर आज मैंने इस एल्गो को रन किया और बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस रही और वहाँ पर भी क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट का या क्या किया जा सकता है, वो मैं आप लोगों के साथ में बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने इसके पहले एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी स्ट्रेडल बाइंग की। स्ट्रेडल बाइंग करके एवरेजिंग कैसे करनी है और उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। इसके पहले एक और स्ट्रेटेजी शेयर करी थी एमसीएक्स के अंदर, एमसीएक्स ऑप्शंस के अंदर जॉबिंग किस तरीके से होती है, स्कैल्पिंग किस तरीके से मैं करता हूँ और मेरा एल्गो के अंदर मैंने प्रोग्राम किस तरीके से करके क्रूड ऑयल के ऑप्शंस और नेचुरल गैस के ऑप्शंस में किस तरीके से जॉबिंग करी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ इसके पहले मैंने एक और स्ट्रेटेजी शेयर करी थी जो कि थी पेयर ट्रेडिंग की, जो मैं प्योरली मैन्युअली करता हूँ। उसके लिए मेरी वेबसाइट पे एक टूल ऑलरेडी बना हुआ है, इसको भी मैं पोजिशनली काम करता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उसके अंदर मैं काम करता हूँ, उसमें क्या रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट ऑफ स्ट्रेडल विद स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं। ये है मेरा अलाइज ब्लू का ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पर मैंने शॉर्ट ऑफ स्ट्रेडल रन करी है। अब ये जो प्रॉफिट है दोस्तों, ये उस स्ट्रेटेजी का नहीं है, इसके पीछे दूसरी स्ट्रेटेजीज लगी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मैंने इसको रन किया था। तो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी के अंदर आज पूरे दिन के अंदर स्ट्रेटेजी में मैंने काम करके -56 मतलब 56 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है, प्लस जो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगेगी वो अलग। यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरे से यहाँ पर मैंने खुद कहा था वीडियोज़ में कि मैं 50 पॉइंट्स का मैं एसएल लगाना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम एसएल बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए ताकि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कम हिट हो। तो मैंने आज ट्रायल करने के लिए 55 का एसएल रखा था। 50 के बजाय मैंने सोचा चलो 5 पॉइंट बढ़ा के देखते हैं, तो 5 पॉइंट्स बढ़ाने के मैंने यहाँ पर रखा। अगर मैं इस एसएल को और बढ़ाता तो ये लॉस शायद थोड़ा और ज़्यादा होता। तो 50 पॉइंट्स का जो एसएल मैंने सोच के रखा था वो मुझे लगता है एकदम सटीक था, क्योंकि यहाँ पर अब मैं अगर आपको दिखाऊं मेरी ऑर्डर बुक, मेरी ट्रेड बुक, तो देखिए डे के पीएनएल में आप देख सकते हैं सभी जगह 840 840 840 840 रुपये का लॉस है। ये सारे वही ऑर्डर्स है जहाँ पे 55 रुपीज़ का मैंने एसएल लगाया था, बराबर है। अगर मैं 50 रुपीज़ का एसएल लगाता तो कितनी जगह मेरे 800 रुपये का लॉस है, 1 2 3 4 5 6 7 जगह मेरे 5 पॉइंट बच जाते। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 7 ट्रेड्स में मेरे 5 पॉइंट बच जाते, मतलब 35 पॉइंट मेरे बच जाते और 15 का लॉट साइज होता है। तो तकरीबन 525 रुपये यहाँ पर मुझे प्लस होता था। इसमें से 56 रुपये हटा तो भी 475 रुपीज़ यहाँ पर मेरा प्लस होता। तो जो 50 पॉइंट्स का एसएल है वो मुझे लगता है ज़्यादा सही था। अब आ जाते हैं निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक्चुअली मिड कैप निफ्टी और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो मैंने एक एक्सेल के अंदर इसको करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मैंने एक्सेल शीट बना कर रखे, सारी पोजीशंस को इसमें एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको बता दिया 56 रुपीज़ का लॉस है, इन सबको सम करेंगे तो 56 रुपीज़ का लॉस आता है। और अगर मैं इन सबको प्लस करूँ ये नेट डे के पीएनएल को, तो यहाँ पर मुझे 517 रुपये का लॉस आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप नज़र घुमाएंगे जो सम लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर आपको दिखेगा
कि 517 रुपीज़ का लॉस हुआ है आज निफ्टी के स्ट्रैटेजी के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एल्गो मेरा बहुत बेसिक लेवल में था। एल्गो का भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। एक इनिशियल प्रोग्रामिंग करी थी मैंने, जो बेसिक सिनेरियोज है कि भाई हमको इतना एसएल लगाना है, ये हिट हो गया तो फिर नया एसएल लगाना है, 5 मिनट के इंटरवल पे हमको नया सेलिंग ऑर्डर लगाना है, तो वहाँ तक बना था। लेकिन कुछ और पॉइंट्स थे, जैसे कि अगर किसी भी ऑप्शन का किसी भी लेग का प्रीमियम अगर 20 रुपीज़ से कम हो जाता है अगर निफ्टी के अंदर, तो वो स्क्वायर ऑफ करके हमको फिर से नया वाला करना है। तो वो लॉजिक मैंने अभी तक एल्गो में नहीं डाला था। दूसरी चीज़, 2, सवा 2, ढाई बजे के बाद में एल्गो को कोई नए ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो 20 रुपीज़ से नीचे जो प्रीमियम आ गया था उसको स्क्वायर ऑफ करके मुझे एट द मनी के अंदर काम करना था। वो इस एल्गो ने नहीं किया। अगर वो करता तो क्या होता कि उस समय एट द मनी के ऑप्शंस में से ज़्यादा प्रीमियम डीके होता, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट जो ये लॉस जो है, ये लॉस कम होकर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। और नो डाउट आज के दिन में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी था, काफ़ी ट्रेंडिंग भी था और काफ़ी ऊपर नीचे स्पाइक्स भी मारी है। अगर मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये निफ्टी का अगर मैं आज का चार्ट आपको दिखाऊँ इंट्राडे का 5 मिनट्स का, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो एक स्पाइक मारना चालू किया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर एक और स्पाइक मारी यहाँ पर, और यहाँ से फिर नीचे की एक स्पाइक मारी और फिर ये ऊपर की स्पाइक मारी। तो आज का जो दिन था बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन वाला था और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आज हमें वही अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा था अपने दोस्तों के साथ कि चाहे सेबी कितना कुछ भी रूल्स लगा ले, लेकिन इनको जिनको स्पाइक्स लानी है वो कैसे भी ला के रहेंगे। तो वो ला के दिखा दिया। अब यहाँ पर आपके लॉट साइज बढ़ाने करने से या वीकली ऑप्शंस को हटाने से क्या फ़र्क पड़ गया। स्पाइक्स तो आज भी आ रही है, ये भी सडन स्पाइक है, 10 मिनट के अंदर इतना हो गया फिर वापस ऊपर चला गया, तो ये कहाँ कंट्रोल हुआ। तो ठीक है, खैर वो एक अलग ही मुद्दा है डिबेट करने के लिए, पर उस पर हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये तो मेरी लेटेस्ट स्ट्रेटेजी शॉर्ट ऑफ स्ट्रैडल का मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पहले वाली स्ट्रेटेजी, जो कि स्ट्रैडल बाइंग की थी और स्ट्रैडल के अंदर एवरेजिंग कैसे करनी है बाइंग करके, उसकी क्या आज ट्रेड्स रहे हैं। हाँ, तो ये मेरा वो अकाउंट है जहाँ पर मैं प्योरली ऑप्शंस की स्ट्रैडल बाइंग कर रहा हूँ और एवरेजिंग कर रहा हूँ। इसमें मैंने फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्सेस करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ऑफ डे मेरा प्रॉफिट है 26,950। ठीक है दोस्तों, आज दिन के समय में अगर मैं जब यहाँ पर आपको ये दिखाऊं, ये जो पॉइंट था जब मार्केट इस लेवल पे था करीब 2:30 बजे, जब डे के हाई पे था, तो ये जो प्रॉफिट है ये 48-49,000 था। इनफैक्ट 50 भी शायद क्रॉस किया था जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो 48-49,000 का प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से नीचे की तरफ गिरावट आई फिर ऊपर आया, तो उसके अंदर यहाँ पर फिर स्ट्रैडल को एडजस्टमेंट करने पड़े, करंट वीक से नेक्स्ट वीक में जाना पड़ा, और ये कुछ चेंजेस की वजह से ये जो प्रॉफिट है 48,000 से कम होते होते 26,000 हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो पोजीशन है वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। 200 क्वांटिटी पहले वीकली ऑप्शन में थी, अभी 200 क्वांटिटी जो है वो मंथली ऑप्शन मतलब नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में आ गई है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के मेरे पास करीब 90 क्वांटिटीज़ थी, उसमें से 2-3 क्वांटिटी पहले स्क्वायर ऑफ हुई, फिर 1 या 2 लॉट और एड ऑन हो गए। तो ऑलमोस्ट मेरी उतनी ही क्वांटिटी रही है। तो मेरे पास अभी स्कोप पूरा बचा हुआ है प्रॉफिट कमाने का आगे के ट्रेंड्स में। लेकिन आज के इस मोमेंट के अंदर इतना सब ऊपर नीचे होने के बाद में भी 26,000 का इस पर्टिकुलर अकाउंट में प्रॉफिट है। साथ ही साथ मैंने दोस्तों इसको, जैसे मैंने कहा, अपस्टॉक्स के अंदर में भी इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो अपस्टॉक्स के अंदर में भी मैं इसको सेंसेक्स के अंदर, मिड कैप निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी, इन तीनों इंडेक्सेस में रन कर रहा हूँ। मिड कैप निफ्टी मैंने अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही शुरू किया है। तो आज मिड कैप निफ्टी में मेरा पहला प्रॉफिट बुक हुआ है। आप अगर यहाँ पर नज़र घुमाएंगे नीचे की तरफ, तो एक में 3,200 का लॉस है और एक में 5,000 का प्रॉफिट है। मतलब 17 to 1800 मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। प्लस फिर मेरी यहाँ पर नई मिड कैप निफ्टी की पोजीशन आ गई, जिसमें 800 से 1000 रुपये का, 800 से 900 रुपये का मुझे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। फिर ये सेंसेक्स तो चल ही रहा है। यहाँ पर मेरे करीब 5 लॉट थे, 5 लॉट घट के आज सिर्फ 1 लॉट रह गया है। और अगर आप सेंसेक्स में यहाँ पर देखेंगे तो 13,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है, 3,000 का इसमें लॉस है। तो यहाँ पर पोजीशन एग्जिट हो गई है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 8,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है, 1,600 का लॉस है। अच्छा, अगेन दोस्तों, ये जब मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट पे था आज 2:30 बजे, तो यही प्रॉफिट जो है 25,000 से ज़्यादा का था। लेकिन मार्केट में आखिर में गिरावट आई, फिर थोड़ा वापस बढ़ा, तो ये प्रॉफिट है कम होकर 18,000 हो गया। अब इसको आगे और कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि मेरी पोजीशन अभी भी बैंक निफ्टी में करीब 6 लॉट, 5 लॉट, 4 लॉट और पड़े हुए हैं। बाकी सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी में 1-1 लॉट है। तो ये अपस्टॉक्स का मेरा आज के ट्रेड बुक है। अब आ जाते हैं मेरे उस अकाउंट के अंदर जिसके अंदर मैंने तीसरी स्ट्रेटेजी जो शेयर करी थी
जिसमें था MCX ऑप्शंस के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऑप्शंस में जो मैं एल्गो करके स्कैल्पिंग करता हूँ। ठीक है, तो वो मेरा जो स्कैल्पिंग का जो एल्गो है वो किस तरीके से काम करता है, ये मेरा ऑप्शन स्कैल्पिंग का एल्गो है। और अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ तो ये मेरा दोस्तों ऑप्शन स्कैल्पिंग का एल्गो है। और यहाँ पर मैंने स्कैल्पिंग क्रूड ऑयल के अंदर रखी है 1900 रुपये, नेचुरल गैस में रखी है 1800 रुपये। मेरे मैक्सिमम 5-5 लॉट ही मैंने रखे हैं, मतलब 5 लॉट से ज़्यादा इसके अंदर जमा नहीं होंगे। और फिर इसके हिसाब से मेरा कुछ इंटरनल अंदर लॉजिक है जो मैं पूरी तरीके से शेयर नहीं कर सकता। बस ये है कि इसके अंदर स्कैल्पिंग होती है, 1900 रुपया कॉल ऊपर जाएगा तो सेल होगा, 1900 रुपया कॉल नीचे आएगा तो बाय होगा। बस यही स्कैल्पिंग चलती रहती है इसके अंदर। सेम इज़ विथ नेचुरल गैस। अगर मैं यहाँ पर आपको ट्रेड बुक दिखाऊँ, देखिए अभी 12, पहले 10,000 का था, अभी 12,000 का प्रॉफिट है। अगर मैं ऑर्डर बुक आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो अभी तक 24 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये एक एक लॉट जो है किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हमारा 6,000 की पुट है, एक सेल हुई, फिर एक और सेल हुई, फिर नेचुरल गैस का एक कॉल सेल हुआ, फिर यहाँ पर शिफ्टिंग हुई स्ट्राइक प्राइस की। पुट जो है 260 के पुट से 265 के पुट में आ गए, 2 क्वांटिटी थी फिर इसको 3 क्वांटिटी कर दिया। फिर एक कॉल ऑप्शन नेचुरल गैस की और सेल हुई, फिर यही जो कॉल है इसको शिफ्टिंग हुई 265 के कॉल में। उसके बाद में यहाँ पर पुट जो है 6,000 की पुट वो 212 में बाय हुई। यही 6,000 की पुट यहाँ पर देखिए 229 में सेल हुई थी, वही 212 में वापस बाय हुई। फिर उसी के बाद में यही 212 की पुट ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है ये वापस 230 में सेल हुई। तो यहाँ पर 1800-1900 रुपये इस तरीके से यहाँ पर स्कैल्पिंग चलती रहती है। 1800-1900 रुपये जो भी मैंने सेट किया है, कभी 1500 सेट करता हूँ, कभी 1700 सेट करता हूँ, कभी 1900 सेट करता हूँ, तो उतना ये मूवमेंट ऑप्शंस की मूवमेंट में उतना प्रॉफिट ये निकालता रहता है। उसके बाद में आप देखिए फिर से यहाँ पर 6,000 की जो पुट है वो 230 के आसपास बाई हुई है वापस से, क्योंकि इसके अंदर इसको एक लेवल आगे पहुँच चुका था। फिर यहाँ पर ये 18 रुपीज़ में सेल हुई है, वही वापस 16 रुपीज़ में बाई हुई है। फिर वापस ये 15 रुपीज़ में सेल हुई है, फिर ये 14 रुपीज़ में बाई हुई है। फिर यहाँ पर 6,000 की पुट जो है वो 208 में सेल हुई है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी जो है वो चलती रहती है। और यहाँ पर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मेरे पास कोई भी क्वांटिटी ना नेचुरल गैस के कॉल की और ना पुट की 5 लॉट्स से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सेट ही 5 लॉट्स करके रखा है मैक्सिमम। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको अप टू 10 लॉट्स मैक्सिमम सेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको 5 लॉट्स ही रखा हुआ है। मतलब कॉल या पुट किसी भी तरफ मेरे 5 लॉट से ज़्यादा एड ऑन नहीं होंगे, एवरेज आउट नहीं होंगे। और उसके अंदर फिर बाकी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड आता है तो फिर थोड़ा लॉसेस तो देखना पड़ेगा। बहुत सी बार लॉसेस होते हैं, लेकिन इस तरीके से मतलब मैंने इसको प्रोग्राम किया है मेरे पर्सनल यूज़ के लिए कि मुझे कुछ ना कुछ करके प्रॉफिट निकालता रहता है। तो ये एक स्कैल्पिंग का स्ट्रेटेजी है जो मैंने कुछ समय पहले शेयर करा था यूट्यूब चैनल पे। तो 3 स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिखा दी अलग अलग। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने नेचुरल गैस के अंदर स्ट्रेडल बाइंग की एवरेजिंग की कोशिश करी थी एल्गो रन करने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे इसके अंदर कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह देखिए यहाँ पर नेचुरल गैस के मेरे 7-7 लॉट जमा हो चुके हैं। और मैं इसको मंथ के शुरुआत से कर रहा हूँ। पहले आउट ऑफ द मनी की कॉल एंड पुट थी, अब धीरे धीरे क्योंकि एक्सपायरी पास आ गई है तो एट द मनी की कॉल एंड पुट हो गई है। तो अभी मेरे 7 लॉट्स हो चुके हैं, लेकिन आप देखें एक में मुझे 18,000 का प्रॉफिट है और एक में -21,000 है, मतलब 21,000 का लॉस है। तो ये आज का है, लेकिन इसके पहले ऑलरेडी मैं 35,000 लॉस में चल रहा हूँ, शायद 25,000 लॉस में होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में नेचुरल गैस की। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेडल बाइंग जो है वो क्रूड ऑयल मतलब M6 के ऑप्शंस में शायद इतने अच्छे से काम करेगी कि नहीं पता नहीं, मैं अभी उसके लिए टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक रिज़ल्ट है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो था पेयर ट्रेडिंग के ऊपर। तो पेयर ट्रेडिंग का मैं आपको दिखाऊंगा पोजिशनली मैं किस तरीके से काम करता हूँ और उसके अंदर मेरे कैसे रिजल्ट्स रहते हैं, किस तरीके से ट्रेड्स रहते हैं। तो ये मैं अपने अपस्टॉक्स अकाउंट में करता हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके से अपनी पेयर्स बनाता हूँ। अब मैं पेयर्स ढूंढता कैसे हूँ, इसके लिए मैंने एक टूल बना के रखा हुआ है पोजिशनल पेयर ट्रेडिंग। अब वो यहाँ पर टूल्स में जाके आप हैजिंग में जाएंगे तो पेयर ट्रेड के अंदर आपको पोजिशनल पेयर ट्रेडिंग मिलेगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इसको अलग अलग पेयर्स बनते हैं। यहाँ पर मैंने 4 इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ रखी हुई है अपने एनालिसिस के लिए कि भाई पुअर मतलब इसकी स्ट्रेंथ, ये पैर की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही पुअर स्ट्रेंथ है। तो इसके अंदर आपको रिवर्सल इतनी जल्दी शायद नहीं मिलेगा, और हो सकता है जल्दी मिल भी जाए लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फिर थोड़ा वीक है, वीक थोड़ा सा कम खराब है, ये भी खराब ही रहता है लेकिन कम खराब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पैर के अंदर आपको रिवर्सल नहीं मिलेगा। बहुत सी बार
इस पैर में भी आपको रिवर्सल मिल जाता है। लेकिन मैं क्या क्या चीज़ फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। फिर नॉर्मल उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, मतलब थोड़ा और अच्छा स्ट्रेंथ वाला हो गया, और स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उस पैर के अंदर रिवर्सल होने की। तो ये अलग अलग कैटेगरी में मैंने इन पैर्स को डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द कोरिलेशन एंड बेस्ड ऑन द डेंसिटी कर्व। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखता हूँ कि आज के दिन में किसके अंदर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सॉर्ट आउट करता हूँ विद टुडेज पीएनएल। टुडे पीएनएल के बाद में आप देखेंगे अभी पहला सबसे पहले आया ग्रैन्यूल्स और दिवीज लैब। इसके अंदर आप आज का पीएनएल देखेंगे तो वो है -38,450। मतलब अगर मैंने ग्रैन्यूल्स की सेल पोजीशन बना के रखी है और दिवीज लैब की बाय पोजीशन बना के रखी हुई है, अगर ये पोजीशन मैंने कल बनाई थी तो आज के दिन में मुझे 38,000 का इसके अंदर लॉस हो रहा होता। ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी एक दूसरे से उतना दूर जा चुकी है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑलरेडी दूर जा चुकी है, तो अब ये पास में आएगी, कन्वर्ज होगी, तो यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं देखता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा लॉस की हो कौन सी स्ट्रैटेजी में हो, कौन से पैर में हुआ है, तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि इसका करंट पीएनएल क्या है और मैक्सिमम लॉस कितना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, और अभी करंट पीएनएल कहाँ बैठ रहा है। तो करंट पीएनएल अभी इसका कितना है दोस्तों, 33,415, और मैक्स लॉस कितना है 2,86,000। मतलब 2,86,000 तक इसका लॉस गया है और अभी 33,000 के लॉस पे है। मतलब उसने पूरा लॉस कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में अब ये 38,000 का भले आज लॉस हुआ है लेकिन उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपना 2,80,000 का जो लॉस है वो पूरा कवर कर ही चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मेरा पहला क्राइटेरिया में तो ये सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया जो है मेरा करंट पीएनएल का और मैक्स लॉस का, उसमें ये फिट नहीं हो रहा। ये दोनों जब पास में होते हैं, मैक्स लॉस और करंट पीएनएल, ये दोनों जब पास में होंगे, इसका मतलब अभी जो करंट उसका लॉस चल रहा है वो अपने पीक पे चल रहा है, तो यहाँ से उसके रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सेकंड क्राइटेरिया फेल हो गया, तो मैं इस पर्टिकुलर पैर के अंदर ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या है, बॉश लिमिटेड और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर अगर मैंने कल के दिन में इस ट्रेड को किया होता कि बॉश को मैंने सेल किया होता और बालकृष्ण को मैंने बाय किया होता, तो आज के दिन मुझे 35,000 रुपये का लॉस हो रहा होता। ठीक है, तो मतलब इतना तो लॉस हो चुका है। अब मैं अगर पोजीशन बनाता हूँ तो कम से कम वो 35,000 रुपये वापस से कन्वर्ट होने के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी हाई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, भाई ये मुझे सिलेक्ट करना है। अब सेकंड क्राइटेरिया मुझे देखना है कि करंट पीएनएल क्या है और मैक्स लॉस कितना है। करंट पीएनएल 3,73,000 है, मैक्स लॉस 40,000 4,84,800 है। मतलब लगभग ये दोनों एक दूसरे के पास में ही हैं। तो मैं सेकंड क्राइटेरिया में इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई बॉश इंडिया और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ये एक सूटेबल पेयर बनते हैं। उसके बाद में मैं थोड़ा और लेफ्ट में आऊँगा और थर्ड चीज़ चेक करूँगा, वो है कोरिलेशन। अब दोस्तों इसका कोरिलेशन है 0.81। अभी कोरिलेशन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये दोनों स्क्रिप्ट जो है एक दूसरे के साथ में चलती है, और जितना कम कोरिलेशन होगा इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ में तो चलती है लेकिन इतना ज़्यादा भी साथ में नहीं चलती। अगर एक ने 5 किलोमीटर का रास्ता सफ़र किया तो दूसरा वाला 5 नहीं 4 किलोमीटर करेगा। अगर 0.8 का उसका कोरिलेशन है तो वो 3 किलोमीटर के साथ में चलेगा, है ना। तो ये जितना हाई कोरिलेशन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जनरली 0.95 के ऊपर वाले कोरिलेशन या 0.9 के ऊपर के कोरिलेशन अच्छे माने जाते हैं। तो मेरा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पैर को भी इग्नोर कर दिया। उसी तरीके से मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। अब तीसरा वाला पैर जो है, यहाँ देखिए, यहाँ मेरा लॉस है 31,000, मेरा मैक्सिमम लॉस है 1,62,000 करंट पीएनएल, और मैक्स लॉस मेरा अभी तक कितना गया है 1,31,000। मतलब आज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस हुआ है। ठीक है, प्लस मेरा कोरिलेशन कितना है 0.98 का, मतलब हाईएस्ट कोरिलेशन है। 98 बहुत अच्छा कोरिलेशन है। तो ये एक प्रोबेबल पेयर बनता है मेरे लिए ट्रेडिंग करने के लिए। मेरा पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरा क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए, तो मैं यहाँ पर पेयर में काम कर सकता हूँ। अब चौथा क्राइटेरिया मेरा क्या रहता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब इसकी स्ट्रेंथ है पुअर, तो अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं इस पर्टिकुलर पुअर वाली स्ट्रेंथ वाले पैर को ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि पुअर में सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगी। क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है कि ये और ज़्यादा लॉसेस बढ़ सकते हैं। नो डाउट कि काफ़ी अच्छी पैरिंग दिख रही है, काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस हो चुका है, और अब ये एक दूसरे के पास में आएंगे और वो लॉस कवर भी होगा। लेकिन वो लॉस कवर होना कब शुरू होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो पुअर है। अगर ये स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती कि वो यहीं से अपना रिवर्सल शुरू कर दे। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग क्राइटेरिया है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो फोर्थ क्राइटेरिया में ये उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है।
तो इस तरीके से मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ। और बहुत सी बार मैं जनरली क्या करता हूँ, स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल में ही ट्रेड करता हूँ। स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल में अगर यहाँ मुझे 20,000 या 30,000 के ऊपर का कोई भी लॉस दिख जाता है आज के दिन का, तो फिर मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पेयर ट्रेडिंग के लिए। अब इसी के साथ में यहाँ पर दोस्तों दो अलग अलग बटन्स हैं। एक है मैनेज पेयर्स प्रोफाइल, तो मैं जो भी पेयर में ट्रेड करता हूँ मैं यहाँ पर उसकी प्रोफाइल बना लेता हूँ। तो अगर आप भी यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे आते हैं और आप अपने जीमेल से लॉगिन करते हैं तो आप अपनी यहाँ पर पेयरिंग बना सकते हैं। मान लीजिए आज आपने किसी एक स्टॉक के अंदर बाई किया और एक स्टॉक में सेल किया, तो आप यहाँ पर उसके एक बाइंग स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लीजिए, एक सेलिंग स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लीजिए, उसको अपने प्रोफाइल में ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आज के डे के मोमेंट के हिसाब से वो आ जाएगा कि आज के दिन में इसमें कितना रिजल्ट रहा है। तो मैंने ऐसे अलग अलग बहुत सारी पेयर बना के रखी हुई थी, कुछ मैंने स्क्वायर ऑफ भी कर दी, कुछ पड़ी रखी हुई है। तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है उन सारी पेयर से मुझे कितना मुनाफा या लॉस हो रहा है। जैसे बजाज ऑटो और मारुति, ये जो पेयर है इसके भी स्ट्रेंथ है, पुअर है, लेकिन मुझे आज के दिन में इसमें 10,660 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर कल तक ये मास मेरे पास अगर ये पोजीशन होती तो आज के दिन में मेरे इसके अंदर मेरी पोजीशन में 10,000 रुपीज़ का प्लस हुआ होता। ठीक है। उसी तरीके से PFC एंड चोला फाइनेंस, ये अगर मेरे पास में होती पोजीशन तो इसमें मुझे 3,300 का लॉस हो रहा था आज के दिन में। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ भाई सबसे ज़्यादा लॉस किस में हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा लॉस मुझे किस में हो रहा है, बॉश और हीरो मोटोको में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप देखेंगे तो किस में हो रहा है, बजाज एंड मारुति में। उसके बाद में मुझे किस में प्रॉफिट हो रहा है, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, दिन के अंदर ये बदलता रहेगा क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आती रहती है। अब जैसे बजाज ऑटो और M&M है, ये एक समय पे शायद 20,000 से ज़्यादा का इसके अंदर लॉस था। तो अब मैंने क्या किया, ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है, ये सारी मेरी पोजिशनल ट्रेड्स रहती है, कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं रहती। इंट्राडे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इंट्राडे ट्रेड्स करता हूँ, अदरवाइज मैं इसको पोजिशनली ही काम करता हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए। अब शुरुआत से अगर मैं शुरू करूँ सुबह के समय से, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक पेयर में ट्रेड किया था एल्कम का और टोरेंट फार्मा का। इसके अंदर लॉस मेरा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था, तो मैंने एल्कम को बाय किया था और टोरेंट फ्यूचर को सेल किया था। सर्च करके बताऊं तो देखिए एल्कम के अंदर मेरे पास ऑलरेडी जो है 300 क्वांटिटीज़ है, मतलब पहले 400 थी, तो 3 से 4 लॉट मेरे पास में थे। ठीक है। दूसरा है टोरेंट फार्मा, तो टोरेंट फार्मा में मेरे पास 750 क्वांटिटी है, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 लॉट है। तो मैं दोनों में इक्वल क्वांटिटी चलाता हूँ, एक को बाय और एक को सेल करके चलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लॉसेस हैं और एक में कुछ छोटे मोटे लॉसेस हैं। तो ये जब लॉस सुबह के समय बहुत बढ़ गया था तो यहाँ पर आकर मैंने इन दोनों के अंदर ट्रेड्स लिए, एल्कम के अंदर और टोरेंट फार्मा के अंदर। ओके, इन दोनों फ्यूचर्स में लिए। अब बाकी ट्रेड्स भी इसी तरीके से दोस्तों, मैं सारे तो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन सारे ट्रेड्स इसी बेसिस पे मैं करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये सुबह मैंने कितने बजे लिया था आप देख सकते हैं, 9:56 पे। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको फिर एग्जिट किया है टोरेंट फार्मा और एल्कम को, शायद नहीं हुआ है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो मेरे एक ही ट्रेड्स हुए, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन खाली ऐड ऑन करी है, मुझे इसके अंदर मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं चेक करूँ तो देखो मैंने 56.28 में बाय किया था, और अभी उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 56.66, मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट है। 40 into 100 करूँगा तो 4,000 रुपीज़ मुझे एल्कम में मिल रहे हैं। और 33.76 से मैंने सेल किया था, 33.71 अभी चल रहा है, मतलब 5 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब 1,500 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट है। तो 4 + 1250, मतलब 5,250 तो मुझे इस पेयर के अंदर ऑलरेडी मिल रहे हैं। लेकिन मैं थोड़े और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। तो दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे कि मैंने एक ट्रेड और लिया है 10:20 पे बजाज ऑटो और M&M के अंदर। अब मैंने बजाज ऑटो को बाय किया है, M&M को सेल किया है। मैंने क्यों किया, अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे बजाज ऑटो और M&M, यहाँ पर आप देखिए मुझे 15,000 रुपये का लॉस था। जब मैंने ट्रेड लिया था तब ये लॉस थोड़ा और ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया और एवरेजिंग करी बेसिकली मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं तो कल इसको रिवर्स तो होना है, ये वापस मुझे प्रॉफिट दे के ही जाएगा। बस मुझे अपने पैसे होल्ड करके रखने हैं और थोड़ा पेशेंस रखना है। तो ये मैंने इसलिए बाय किया। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे पोजीशंस में, अगर मैं बजाज ऑटो दिखाऊँ तो बजाज ऑटो में मुझे आज के दिन में 13,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ओवरऑल 32,000 का लॉस हो रहा है। और इसके पहले वाली एक्सपायरी से मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मेरा कुछ लॉसेस थे। तो बजाज ऑटो हो गया और M&M हो गया। M&M के अंदर मुझे 936 रुपीज़ का, सॉरी 936 तो कॉल का है, 700 क्वांटिटी यहाँ पर मेरी सेल, इससे मुझे 29,000 का आज के दिन में लॉस हो रहा है। तो 29,000 यहाँ पे, और उसके पहले बजाज ऑटो में कुछ 13,000 के लॉस थे। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 43,000 के आसपास हो गया।
तो इतना लॉस बढ़ा, इसके लिए मैंने एक एक पोजीशन और ऐड ऑन करी ताकि मैं उसको जब वापस रिवर्स होगा तो मैं एक एक लॉट करके सेल करता जाऊंगा। जैसे हम लोग स्ट्रैडल के अंदर किस तरीके से एवरेजिंग करते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर एवरेजिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये एक था। उसके बाद में अब मैं ऑर्डर बुक में आपको दिखाऊं और तो देखिए एक ICICI लोम्बार्ड है और एक SBI लाइफ है। तो ICICI लोम्बार्ड और SBI लाइफ को अगर मैं यहाँ पर अपने इसमें चेक करूँ तो ICICI लोम्बार्ड और SBI लाइफ अभी ये -2850 दिखा रहा है, लेकिन एक समय पे मुझे 7-8 थाउजेंड का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो कल के कंपैरिजन में इसके अंदर मेरी पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक पोजीशन को आज ऑफलोड किया है। SBI लाइफ आज के दिन का लॉस कितना है 2500 और ICICI लोम्बार्ड ये कितना है प्रॉफिट है 6200 का। सुबह के समय जब मैंने ट्रेड लिया था, जब मैंने इसके अंदर एग्जिट किया था तब ये थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा था, तो मैंने एक एक लॉट दोनों के एग्जिट कर दिए। अब ये दो लॉट मेरे पास और बचे हुए हैं, इसको मैं आने वाले दिनों में जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं एग्जिट करूँगा। अगर ये वापस से लॉस में हो जाता है तो मैं फिर से जो आज मैंने ये स्क्वायर ऑफ किया उसी को मैं वापस ऐड ऑन करूँगा। तो इस तरीके से मैं पेयर ट्रेडिंग करता हूँ और भी ऐसा अलग अलग पेयर। अब आप देखेंगे कुछ फ्यूचर कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पर ट्रेड किए हैं। तो दोस्तों जब इतने आप मेरी पोजीशंस देखेंगे तो इतनी सारी पोजीशंस हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो इन सारों के लिए काफ़ी अच्छा मार्जिन लगता है। तो उस मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए मैं उसकी ऑपोजिट तरफ की कॉल या पुट ऑप्शंस को बाय कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा मार्जिन थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो ये जो पुट और कॉल के आप इसमें ऑप्शंस देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि मैं अपना मार्जिन रिड्यूस कर सकूं। बाकी इसके अंदर मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसको लॉसेज में ही स्क्वायर ऑफ करने पड़ते हैं कॉल पुट को। लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा सडन स्पाइक आ गई, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो बहुत सी बार ये ऑप्शंस जो मैं दूर वाले कॉल और पुट बाय करता हूँ बहुत सी बार ये भी मुझे प्रॉफिट दे देते हैं। तो ये मेरी चौथी स्ट्रेटेजी मैंने बताई आपको, जो मैं यूज़ करता हूँ पेयर ट्रेडिंग एज अ पोजिशनल ट्रेडर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा आज के दिन का जो लॉस है वो 57,000 है। तो ये हर बार प्रॉफिट में होता है या हर बार मेरे ट्रेड्स प्रॉफिट होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे मालूम है आज 57,000 का लॉस है तो कल ये 1 लाख के प्रॉफिट में बदल जाएगा या 2-3 दिन के अंदर बदल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। आज दिन के समय जब मार्केट इस पीक पे था 230 को, तब यही मेरा लॉस जो है करीब 1 लाख के को क्रॉस कर चुका था। और फिर मैंने कुछ पोजीशंस बनाई थी, कुछ और ऐड ऑन करी, फिर ये प्रॉफिट लॉस जो है वो काफ़ी कम हो गया। तो मैंने अपने जो भी पोजीशन मेरी प्रॉफिट में उसको मैंने एक एक करके निकालना शुरू किया। तो इस तरीके से मैं पेयर ट्रेडिंग करता हूँ। पेयर ट्रेडिंग का टूल मैंने आपको बताया। अब ये जो टूल है दोस्तों, बेसिकली पेयर ट्रेडिंग अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो आपको अच्छा खासा मार्जिन रखना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी मार्जिन रखकर यहाँ पर काम करता हूँ, साथ ही साथ मैं दूर वाले कॉल एंड पुट को भी बाय करता हूँ ताकि मेरा मार्जिन रिड्यूस हो जाए। तो मैंने आपको दोस्तों वो सारी चारों स्ट्रेटेजी बता दी, शॉर्ट ऑफ स्ट्रैडल विद स्टॉप लॉस, ऑप्शंस, स्ट्रैडल की एवरेजिंग, उसके बाद में MCX के ऑप्शंस के अंदर मैं किस तरीके से स्कैल्पिंग करता हूँ, और पेयर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। तो 4 स्ट्रैटेजी अलग अलग है, जिसमें से 3 स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी तरीके से मेरी एल्गो पे चलती है, मैं बीच बीच में खाली मॉनिटर करता हूँ। और एक पेयर ट्रेडिंग है जो मैं जिसको मैन्युअली करता हूँ, पर्सनली देखता हूँ। और क्योंकि ये पोजिशनल है इसलिए मुझे एवरी सेकंड देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं कोई ना कोई ट्रेड ले लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, अगर प्रॉफिट आए तो फिर निकल जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ उसको शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों जाने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रेडिंग वर्ल्ड से हटकर है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, जिसमें से एक चीज़ है DIP डाइट, जो कि हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। तो दोस्तों DIP डाइट के लिए मैं इंस्पायर हुआ था डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट है नेचुरोपैथी के अंदर। और उनका ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है या जो सीजनल प्रॉब्लम है, जैसे वायरल फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, फ्लू है, इस तरीके की अगर कोई भी आपको समस्या है या बीमार आप कभी पड़ जाते हैं, तो बिना दवाई के किस तरीके से आप घर के खाने से आप किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, वो DIP डाइट के थ्रू बताया गया है। ये DIP डाइट को एज अ मेडिसिन में बता रहा हूँ। DIP डाइट को अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे भी यूज़ करते हैं तो उसके और ज़्यादा इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर। पूरी चीज़ समझने के लिए मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के DIP डाइट के वीडियो को एक बार सर्च जरूर कीजिएगा, उसको देखिएगा। लेकिन इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर सीजनल इश्यूज होते हैं हेल्थ रिलेटेड, जैसे फ्लू हो गया, वायरल हो गया, फीवर हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो उसके लिए मेरा पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट कभी भी डॉक्टर के पास में जाके दवाई लेना नहीं होता। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ DIP डाइट पे। अब DIP डाइट क्या है दोस्तों? DIP डाइट का सबसे
बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कुक्ड फूड आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या रॉ वेजिटेबल्स के रूप में आपको खाना है। जिस तरीके से प्रकृति ने जिस तरीके से जो चीज़ें दी है उसको उसी रूप में आपको रॉ फॉर्मेट में खाना है, चाहे वो सब्जी हो, सलाद हो, या फ्रूट्स हो, या फ्रूट जूसेस हो। इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें शुरुआत करनी होती है जिस दिन भी हमें लगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें DIP डाइट का सबसे पहला रोल होता है कि हमें शुरुआत करनी है दिन की नारियल पानी के साथ में, चाहे 1 नारियल पानी या 2 नारियल पानी के साथ में। उसके कुछ समय बाद कोई भी विटामिन C या सिट्रिक एसिड वाला फ्रूट जूस, जैसे मौसमी जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, या और कोई भी फ्रूट जूस जो सिट्रिक एसिड से भरा हो या जिसमें विटामिन C बहुत हो। इसके बाद में कोई भी फ्रूट्स, किसी भी तरीके के फ्रूट्स, जनरली मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे सर्दी जुकाम भी होता है तो भी मैं, या कफ भी हो तो भी मैं ऑरेंज जूस, मौसमी जूस यूज़ करता हूँ। बहुत सी बार केले भी यूज़ करता हूँ, बनाना भी। बहुत सी बार कहा जाता है कि बनाना आपके कफ को बढ़ाता है, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस आपके कफ को बढ़ाता है। लेकिन DIP डाइट की नॉलेज लेने के बाद में इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ इससे फाइट करने के लिए और अपनी बॉडी को सेल्फ हील करने के लिए। अगर इसको हम 1 या 2 दिन करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स विथिन 12 to 18 आवर्स ये सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती है और मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाता हूँ, मैं अपनी बीमारी से बाहर आ जाता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा है तो बहुत सी बार 48 आवर्स तक भी लगते हैं, और बहुत ज़्यादा हो गया या कभी मैं अपनी DIP डाइट में थोड़ी ढील छोड़ देता हूँ, जैसे रात के समय अगर मैं कुछ बॉइल्ड खाना खा लेता हूँ, तो कभी कभी ये जो रिपेयर का प्रोसेस है ये 1 से बढ़ के 2 या 3 दिन भी हो जाता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस DIP डाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगा मुझे, और यही एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं साथ ही साथ यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करी थी, आपके लिए काम करेगी कि नहीं करेगी इसके लिए मुझे नहीं पता। आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, या आपके डॉक्टर या आपके हेल्थ फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद में ही इस चीज़ को यूज़ करिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और ये मुझे लगा कि ये शेयर करने के वर्थ है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो में इस चीज़ को शेयर किया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।